नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की, जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश के सामने रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले से लगातार 11वीं बार तिरंगा झंडा फहराया और आजाद भारत के इतिहास में लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी बनाया। 98 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने बार बार भविष्य के भारत का जिक्र किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर बांग्लादेश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का जिक्र किया और बोले 140 करोड़ भारतीय 2047 के सपने को साकार कर कर दिखाएंगे। भारत माता की, मेरा कण कण सिर पर सिर्फ मां भारती के लिए, और इसलिए 24/7 और 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं। अब तक लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी के हर भाषण ने भविष्य की झांकी पेश की है। इस बार भी जब उन्होंने 11वीं बार 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया तो यह साबित कर दिया कि देश अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी। सेक्युलर सिविल कोड, नालंदा स्पिरिट, डिजाइन इन इंडिया, राजनीति में फ्रेश ब्लड, 25 से 30 लाख रिफॉर्म, ऑर्गेनिक फूड बास्केट, 2047 के लिए 24/7। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रधानमंत्री के भाषण में नए हैं और इन पर आपको ध्यान देने की जरूरत भी है। आज एक करके इन शब्दों को डिकोड करेंगे। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पिछले दिनों से लगातार चर्चा में और परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी लगातार बोलती रहती है। ऐसे में लाल किले से जब पीएम इन दोनों विषयों पर बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है? जोशीले मोदी अगेन, जैसा मैंने कहा कि ही इज बैक विथ सेम विगर, वो उन्होंने जब इसका जिक्र किया कि ये जब सिविल कोड की बात आती है तो कम्युनल शब्द का इस्तेमाल क्यों करें, सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करें। ये सबसे बड़ी हेडलाइन है जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है। दूसरी बड़ी हेडलाइन है कि जो लोग भारत की तरक्की से परेशान होते हैं, निगेटिव काम करते हैं और भ्रष्टाचारी हैं और परिवारवादी हैं, और इस पर मेरा हमला पूरे बड़े जोर शोर से जारी रहने वाला है। ये चेतावनी पिछले दिनों के जो घटनाक्रम हुए हैं उसके जवाब में प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से दे रहे हैं। हर 15 अगस्त को लोकतंत्र के जिस मंच पर हमारा तिरंगा सबसे गर्वीले अंदाज से इठलाता है, वहां से देश के प्रधान ने एक खास घटना का जिक्र किया। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो
कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आज खुद कहा कि जब लाल किले से स्वच्छ भारत की बात कही जाती है तो पूरा देश इस पर अमल करता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि एक घटना का जिक्र करके पीएम महिलाओं के खिलाफ अपराध के विरुद्ध सामाजिक युद्ध छेड़ने का ऐलान कर रहे हैं? तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री का यही एक तरह से इशारा हो कि जिस तरह से दहेज में अत्याचार कम हुए हैं, उसी तरह से अगर हम रेप पर भी उसी तरह का वही चीज अपनाएं, तो हो सकता है कि वो भी अत्याचार कम हो जाए। प्रधानमंत्री के भाषण में एक नई शब्दावली जुड़ी, डिजाइन इन इंडिया। पीएम ने कहा, अब इंडियन स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाना है। डिजाइन इन इंडिया, इस पर हमने बल देना है। हमें कोशिश करनी है अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी। और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। हमारे पास टैलेंट है, डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ नया दे सकते हैं। डिजाइन इन इंडिया, इस आह्वान को लेकर के हमें अब आगे चलना है। डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, इस सपने को लेकर के चलना है। प्रधानमंत्री ने पूरे भाषण में जवान, किसान, महिला, गरीब, आदिवासी से लेकर मछली पालक और पशुपालक तक की बात की। मिडिल क्लास के सपनों और उनके योगदान का जिक्र भी किया। जाहिर है 2047 का सपना पूरा करने के लिए सरकार के पास कुछ नया होना चाहिए। जब उन्होंने डिजाइन का और एनिमेशन का और एआई का जिक्र किया, इसका फर्क किन सेक्टर्स में, किन इलाकों पर पड़ेगा? पूरी की पूरी क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है, मीडिया, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, उससे जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स, इन चीज़ों में भारत संभवतः बाकी जो हार्ड मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर होते हैं उसके अलावा एक नई नज़र से देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पे कुछ होमवर्क कर रही है। त्रिविध मार्गों से हम चले हुए। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत और आखिर में एक खास बात कही। पीएम बोले, एक जमाने में 40 करोड़ लोगों ने भारत को गुलामी की बेड़ियों से निकाला था। अब 140 करोड़ लोग हैं, तो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आज देश में करीब करीब 3 लाख संस्थाएं काम कर रही है, चाहे पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, यूटी हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, केंद्र, छोटी मोटी 3 लाख करीब करीब इकाइयां हैं। अगर ये हमारे 3 लाख इकाइयों को मैं आज आह्वान करता हूं कि अगर आप साल में अपने स्तर पर जिन चीजों की जरूरत है सामान्य मानव के लिए 2 रिफॉर्म करें। ज्यादा नहीं कह रहा हूं मेरे साथियों, एक पंचायत हो, एक राज्य सरकार हो, कोई विभाग हो, सिर्फ 1 साल में 2 रिफॉर्म और उसको जमीन पर उतारें। आप देखिए, हम देखते ही देखते 1 साल में करीब करीब 25-30 लाख रिफॉर्म कर सकते हैं। जब 25-30 लाख रिफॉर्म हो जाए तब सामान्य मानवी का विश्वास कितना बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में रिफॉर्म पर बार बार जोर दिया। देश के आम लोगों का जिक्र करते हुए पीएम ने बताया कि कई लोगों ने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने स्किल सेंटर बनाने का सुझाव दिया। न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म की भी जरूरत बताई गई है। बहुत सारे लोगों ने यह सपना भी देखा कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन बनना चाहिए। इट्स अ ब्रिलियंट स्पीच कि जो इकोनॉमिक्स में भी जो मैन्युफैक्चरिंग आज के दिन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से भी आपका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी,
एफडीआई इन्वेस्टमेंट, ये तो हर मतलब इकोनॉमिस्ट जो है वो चर्चा कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा इसको एड्रेस किए हैं। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से एक शहर का नाम लिया और उसे देश की भावना से जोड़ते हुए भविष्य का एजेंडा भी सामने रख दिया। विकसित हुई है। बिहार का हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया है। फिर से एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा। पॉलिटिक्स का दूसरा आयाम यह है कि उन्होंने जनरली जब वो बात करते हैं तो बहुत सारे इलाकों की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं, लेकिन इसमें पूरे स्पीच में उन्होंने सिर्फ एक राज्य का जिक्र किया और एक शहर का जिक्र किया, एक इलाके का जिक्र किया, वो था बिहार और नालंदा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जिस रिफॉर्म के लिए प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं वो सिर्फ 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स लोगों के लिए चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये संकल्प है, संकल्प इस बात का कि राष्ट्रहित प्रथम होना चाहिए। आज पूरा देश तिरंगा है, हर घर तिरंगा है, न कोई जात है, न कोई पात है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, सभी भारतीय है। यही तो हमारी दिशा की ताकत है। तो बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जो ऐलान किए या जिन बातों का जिक्र किया वो परंपरा से हटकर है। शौचालय से लेकर गेमिंग तक, आखिर पीएम मोदी के भाषण में ऐसा क्या है जो सबसे अलग होता है? हमारी रिपोर्ट देखिए। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली, लेकिन लोगों को एक प्रकार से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। माई बाप कल्चर पर अटैक करते हुए प्रधानमंत्री ने लाल किले से बड़े बदलाव का दावा किया। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो, वही कल्चर डेवलप हुआ था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। सिर्फ गवर्नेंस का मॉडल बदला है या लाल किले से दिए जाने वाले भाषणों में भी बदलाव आया है? देखिए, पहले के जो भाषण हुआ करते थे और खास करके जो इमीडिएट प्रेडिसेसर के भाषण हुआ करते थे वो लार्जली एक आप कह सकते हैं एक रूटीन भाषण, एक सरकारी कवायद थी कि भाई 15 अगस्त या 26 जनवरी को भाषण देना है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में ऐसा क्या है जो लाल किले से शायद ही पहले कभी सुना गया हो? मिसाल के तौर पर गेमिंग, एनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऐसे शब्द हैं जो बदले वक्त की झांकी पेश करते हैं। हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नई टैलेंट को लेकर के आ सकते हैं। विश्व के हर बच्चे को हमारे देश के बनी हुई गेमिंग की ओर आकर्षित कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे, भारत के नौजवान, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स, भारत के एआई के प्रोफेशनल्स, वे गेमिंग की दुनिया को लीड करें। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक ये नए दौर की डिमांड लिस्ट में शामिल है। इसमें यूथ का रोल बेहद अहम है। तो क्या ये मान लिया जाए कि लाल किले से निकलने वाले संदेश ऐसे ही बदलाव की दरकार है? गेमिंग सब कुछ अब चूंकि एआई पावर्ड होने वाला है, तो गेमिंग, एआई और एनिमेशन, ये 3 ऐसे इलाके हैं जिसमें भारत काफ़ी कुछ कर सकता है। अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है, तब जबकि कोडर हमारे, प्रोग्रामर हमारे, गेमर हमारे पूरे भारत में तहलका मचाए हुए हैं। लेकिन भारत अभी इस जर्नी में
टेक की जो अगली जर्नी है उसमें इस वक्त थोड़ा पीछे है। जो पूरा एआई बना है ये दुनिया भर के डेटा पर बना है, भारत के डेटा की कमी है। इसलिए भारत का एआई दुनिया के कंज्यूमर फेसिंग एआई जैसा नहीं हो सकता। संभवतः सरकार इस बात को लेकर के सजग है। आने वाले दिनों में हमको ऐसा लगता है कि ये वो इलाके हैं जो एक प्रकार से सनराइज सेक्टर आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में पारंपरिक तौर पर स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र कभी नहीं भूलते। देश की उपलब्धियों का जिक्र तो लाल किले से हर दौर में, हर भाषण में सुना गया, लेकिन पीएम मोदी का भाषण किस मायने में अलग है? इन भाषणों में मोदी 2 या 4 चीजें कहते हैं। पहला, वो अपने फ्रीडम फाइटर्स का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। फिर कहीं ना कहीं वो एक भारत के पोटेंशियल के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे भारत के लोगों में एक मोटिवेशन बने कि हाँ, हम 2047 में वर्ल्ड्स डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकते हैं। तो एक पोटेंशियल की बात करते हैं, और सिर्फ पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज की नहीं, उसके साथ वो इसमें चैलेंजेस जो हैं उसको भी लिस्ट करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है। करप्शन उन्होंने एक चैलेंज लिस्ट किया है, नेपोटिज्म चैलेंज लिस्ट किया है, महिला सुरक्षा एक चैलेंज लिस्ट किया है, चैलेंजेस लिस्ट करते हैं। फिर वो एक अपनी उपलब्धि बताते हैं कि भाई पिछले स्पीच से लेके अब तक उन्होंने क्या बातें करी। जैसे इस बार जल जीवन मिशन के ऊपर उन्होंने बात करी, कैसे 15 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंचाया गया है। और उसके बाद वो एक विजन की बात करते हैं, जैसे 2047 में भारत विकसित देश बने, और एक रोड मैप की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक 360 डिग्री अप्रोच वो अपने इन इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस को देते हैं। और पब्लिक पार्टिसिपेशन में स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं ना कहीं सोशल कॉल्स भी देते हैं, सोशल कॉज की बातें करते हैं। इस तरह से उनके जो स्पीचेस हैं वो पहले के प्रधानमंत्रियों से कहीं ना कहीं अलग दिखते हैं। नरेंद्र मोदी ने ऐसे वक्त में बतौर प्रधानमंत्री तीसरी पारी शुरू की है जब स्वतंत्र भारत एक लंबी यात्रा पूरी करके अहम पड़ाव पर पहुंचा है। यहाँ से आगे चुनौतियां कई हैं और आगे का रास्ता तय करने के लिए पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी है। पीएम मोदी के भाषणों में इतिहास और वर्तमान का बेहतर सामंजस्य भी दिखता है। मिसाल के तौर पर पीएम कहते हैं कि ये देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से आगे बढ़ रहा है और हमारी रगों में हमारे पूर्वजों का खून भी बह रहा है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूरा कर सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं 3 गुना काम करूंगा, 3 गुना तेज गति से काम करूंगा, 3 गुना व्यापकता से काम करूंगा, ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हो। मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा हर क्षण देश के लिए है, मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ऐसे घटनाक्रम का उल्लेख भी नहीं भूलते जो भारत के हित को प्रभावित करता है, और ये संदेश पूरी दुनिया के लिए तब और अहम हो जाता है जब मंच लाल किले का हो। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। 3 बातों पर ध्यान दीजिए। यहाँ भारत ने बांग्लादेश को यह संदेश दिया कि हम आपके शुभचिंतक हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आश्वस्त किया कि भारत पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, और दुनिया को भी ये संदेश दे दिया कि भारत हर हाल में देश प्रेम की नीति पर चलता है और इस सिद्धांत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तिरंगे के नीचे लाल किले से उठने वाली आवाज उम्मीद जगाने वाली और जोश बढ़ाने वाली होनी चाहिए, क्योंकि सवाल भविष्य के भारत का है। जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है
तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है।